नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोशन में। और हमारे इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर जो कर रहे हैं हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, क्लास 12 का। और लास्ट टॉपिक जो था हमारा हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली, ये वाला टॉपिक आप सभी को करवाना था। और इससे पहले की टॉपिक्स मैं आप सभी को करवा चुका हूँ, जिसमें हम बता चुके हैं हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के बारे में, सार्वजनिक भवन के बारे में, और इसी प्रकार से सभ्यता में भवन निर्माण कैसे करवाया जाता था, इन सब चीजों की बात कर चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं जल निकास प्रणाली की। और साथ ही साथ मैं आपको विशाल स्नानागार दिखाने वाला हूं, जो हड़प्पा सभ्यता में, मतलब बेसिकली आज के टाइम में जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो, ये जगह जो है, उन जगहों पर जो पाया गया है विशाल स्नानागार, उनकी कुछ तस्वीरें आपसे साझा करूंगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। देखिए, सेल्फिश मत बनिए कभी भी। दोस्तों को शेयर करने से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, दोस्तों की भी नॉलेज, फिर आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसलिए शेयर जरूर कीजिए और उनको भी देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो को, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए, अब आपको दिखाते हैं विशाल स्नानागार। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये देख पा रहे होंगे, देखिए स्टेयर्स भी थे। आज के टाइम में बहुत सारे जैसे स्विमिंग पूल टाइप में बनाया जाता है, उन दिनों ये एक प्रकार का स्विमिंग पूल ही था। देख सकते हैं आप, मतलब किस प्रकार से एकदम विकसित था। ये देखिए तस्वीरों से, यहाँ पे स्टेयर्स हैं, इधर कमरे बने हुए हैं। आज के टाइम में भी ऐसी, अब मतलब इन सब चीजों की खोज होने के बाद ऐसी चीजें बनाई जाने लगी है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से बना हुआ था वहां के स्नानागार। इसको बोला जाता है महास्नानागार। देख सकते हैं आप तस्वीरों से। और यह आज नहीं, आज से हजारों साल पहले, 5000 साल पहले की बात है जब ये विकसित हुआ था। सोच सकते हैं आप सभी कि कितने पहले भी कितना ज्यादा विकसित था ये जगह। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता जो है बेसिकली बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यता हुआ करती थी। चलिए अब इसमें बात करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता तो बेसिकली एक नगरीय सभ्यता तो थी। उसमें लोग जो है, जीवन उनका उच्च स्तर का था। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, घरों का गंदा पानी सड़कों के सहारे जो नालियां बनी हुई थी, इसके बारे में बता चुका हूं। तो नालियां जो बनी हुई थी, नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। मतलब सड़कों के किनारे 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 नालियां बनी हुई थी, और जो नालियां जो बनी होती हैं सड़कों के किनारे, और सड़कें जो होती हैं बिल्कुल 90 डिग्री कोण, समकोण पर बनी होती हैं। और मतलब ये जो नालियां हैं बहुत ही पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसमें प्लास्टर किया जाता था। आज के टाइम में प्लास्टर है, सोचिए इससे 5000 साल पहले भी प्लास्टर का यूज किया जाता था और नालियों को पक्की कर दिया जाता था, जिससे नालियां जल्दी जल्दी टूटे ना। नालियों को ढकने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो प्लास्टर के लिए है, तो चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था आज से इतने साल पहले। अब देखिए, नोट करके ये लिख लीजिए एक पॉइंट। ये जो प्रणय रामचरण शर्मा की मान्यता है, कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा देश के वासियों ने। ये इनकी मान्यता थी कि इन्होंने, हड़प्पा सभ्यता वाले लोगों ने, मतलब जो पुरातत्वविद, ये प्रणय रामचरण शर्मा जो है बेसिकली एक पुरातत्वविद हैं, जो खुदाई करते हैं और वहां से चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, तो इन्होंने बहुत सारे जगहों के बारे में पढ़ा होगा, खोज किया है। तो उन्होंने बताया कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, ये उन सभी में से विकसित था, और साफ सफाई और स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। कहाँ? हड़प्पा देश में। ठीक है। और अगला भी एक नोट पॉइंट करके लिखना है आपको। बहुतायत में पक्की ईंटों का प्रयोग, मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। 4 प्रकार की ईंटें, उन चारों प्रकार की ईंटों का नाम आपको लिखवा देता हूं। पहला जो है आयताकार होता था, 4x2x1। इसका मतलब क्या है? 4 तो उसकी लंबाई होगी, 2 चौड़ाई होगी, और 1 उसकी मोटाई होगी, ईंट की मोटाई। ठीक है। एल प्रकार की ईंटें, एल जो देखते हैं आप सभी, एल जैसा बनाते हैं, तो उस प्रकार की ईंटें होती थी।
और इन ईंटों का प्रयोग जो है वो कोनों में लगाने के लिए किया जाता था। कोनों में वो ग्रिप सेट करने के लिए कर दिया जाता है, जिससे कोने जो है दोनों ऐसे एल टाइप में सेट हो जाए। फिर आती है नोकदार ईंटें, इनका प्रयोग कुओं में किया जाता था। फिर टी प्रकार की ईंटें, टी एक ऊपर से ऐसे पट्टी सा होगा और एक नीचे से होगा, ये टी प्रकार की ईंटें होती हैं। इसका प्रयोग सीढ़ियों में किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था उन दिनों। अब है अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कलिबंगान से मिला। मतलब आज के टाइम में जो टाइल्स देखते हैं आप, इस प्रकार की ईंटें भी वहां पर मिली। अलंकृत मतलब उनपे डिजाइन बने हुए थे। कहाँ मिला वो काली बंगान में मिला बेसिकली। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिलता था। यह चन्नू में सभ्यता से मिला। ये चन्नू जगह जो है वहां पर यह ऐसी मिली तस्वीर, जो ईंट पे बिल्ली जो है, बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता और उसके पंजे का निशान है, ऐसा कुछ ईंट पे बना हुआ है। इन्हीं ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आज के टाइम में जैसे टाइल्स लगाते हैं हम घरों में, तो सोचिए उन दिनों भी इतनी विकसित सभ्यता थी कि लोगों को ये पता था कि ईंटों पे भी हम चित्रकारी कर सकते हैं, अलंकृत कर सकते हैं। अब देखिए सामाजिक जीवन क्या था। सामाजिक संगठन होता था, भोजन, वस्त्र, आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन। सौंदर्य प्रदर्शन जैसे अभी आपके टाइम में, हमारे टाइम में जो मेकअप होता है, पार्लर करते हैं, पार्लर जाते हैं लोग, तो उस टाइम में भी आभूषण का प्रयोग करते थे। सौंदर्य प्रदर्शन मतलब अपने सुंदरता को निखारने के लिए वो मेकअप किया करते थे, अलग अलग प्रकार की चीजें यूज किया करते थे। मनोरंजन जैसे आप एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हो, तो वहां पे भी नृत्य, गान ये सब किया जाता था। प्रौद्योगिकी सोचिए, प्रौद्योगिकी काल जो है ये यूरोप से माना जाता है, लेकिन आज से हजारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता में भी प्रौद्योगिकी हुआ करता था। मृतक कर्म बेसिकली जो होता है इंसान के डेथ के बाद जो उसके साथ क्रियाकर्म किया जाता है, उसके बारे में ही कहा गया मृतक कर्म। तो वो कार्य भी उस टाइम किया जाता था। चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा विज्ञान देखिए उन दिनों भी स्वास्थ्य पर इतना ध्यान दिया जाता था कि चिकित्सा विज्ञान विकसित किया गया था, दवाइयां विकसित की गई थी, लोगों को स्वास्थ्य के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयां दी जाती थी, आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाती थी। अब अगला जो इसमें पहला पॉइंट लिखना है आपको, ये हम सामाजिक संगठन की बात करेंगे। सामाजिक संगठन किस प्रकार का है, लिखिए हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन के बारे में। तो लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार से रहते थे, कैसे कैसे मतलब लोगों का क्या हो स्तर था। ठीक है, तो इतिहासकार गार्नर चाइल्ड, ये नाम है गार्नर चाइल्ड, जो इतिहासकार हैं और इन्होंने इसकी खोज में हेल्प की, और वहां पर जो खुदाई हुआ तो वहां पर उन्होंने ये गार्नर चाइल्ड ने वो कहते हैं प्रशिक्षण, मतलब पूरा वो चेक किया कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ। तो उन्होंने समाज को 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला जो था वो शिक्षित वर्ग था। तो पुरोहित हुआ करते थे, चिकित्सक, जादूगर, ज्योतिष, ये सारे शिक्षित वर्ग में आते। फिर दूसरा है योद्धा, सैनिक। इनकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थित अवशेषों से मिले हैं। तो योद्धा जो है, जैसे देखिए योद्धा होंगे तो उनकी शरीर का बनावट अलग होगा, उनके साथ तीर कमान या फिर तलवार, इस प्रकार की चीजें, कवच, और वो सिर पे जो मुकुट पहनते हैं, उन सब चीजों के साथ, मतलब कभी उनका अगर डेड बॉडी मिलता है, उनकी अवशेष मिलते हैं, तो उससे पता लगता है कि वहां पर एक सैनिक वर्ग भी हुआ करता था। फिर तीसरा वर्ग है व्यापारी या दक्षा, दस्तछार। वो बुनकर जो मतलब छोटे छोटे कार्य करते हैं, बुनकर, कुमार, सुवर्णकर, और व्यापारी जो इधर उधर से व्यापार करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाके व्यापार करते हैं। फिर आता है श्रमिक एवं कृषक वर्ग। तो टोकरी बनाने वाले, जो आपने देखा होगा टोकरी यूज किया जाता है, मछली मारने वाले, खेती करने वाले, खेती भी उस टाइम विकसित हुआ करती थी। ठीक है, और वहां पर मतलब कई जगह गेहूं भी उपजाया जाता था, अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजें उपजाओ, मतलब वहां पे उपजाई जाती है। अब हड़प्पा सभ्यता में भोजन की क्या क्या चीजें थी, देखिए हमारे टाइम में तो आप सभी जानते ही हैं क्या क्या है। तो उनके टाइम में गेहूं, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां हुए, मांसाहारी भी थे, लोग मांसाहारी भी थे। पहले तो मांसाहारी ही हुआ करते थे, धीरे धीरे उन्होंने फल, कंदमूल ये खाना शुरू किया। फिर मतलब वो शाकाहारी भी हुए, फिर मांसाहारी शाकाहारी दोनों चलता रहा।
तो गेहूं, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां ये सब मांसाहारी भी थे। कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर व मछलियों का मांस इत्यादि खाते थे। इन सब चीजों के भी मांस को वहां पर भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता था। इस काल में चित्रों में खजूर खजूर के भी चित्र मिले हैं। अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण किया जाता था। मैं चित्रण की एक तस्वीर कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। अभी पहले ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में जो भोजन मिले थे वह इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। इस प्रकार हड़प्पा वासी मांसाहारी व शाकाहारी दोनों ही थे। वहां पर लोग कैसे थे? दोनों ही प्रकार के लोग वहां पाए जाते थे। हेलो, हाँ जी। तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, इन तस्वीरों से आपको पता चलता है ये तस्वीरें बेसिकली उन दिनों ही अलग अलग चीजों से बनाया जाता था। अब बात करने वाले हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र, कैसे कैसे वस्त्र पहने जाते थे। अब देखिए, आप भी विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो वहां पर भी विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहना जाएगा। महिला और पुरुषों के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं था कि इतने पुराने टाइम की बात है तो सब एक जैसे ही कपड़े पहन रहे हैं। तो पुरुष अलग कपड़े पहनते थे, महिलाएं अलग प्रकार के कपड़े पहनते थे। ऐसे ही पुरुष में धोती, पगड़ी, दसाले जो कुर्ता होता है, एवं महिलाओं में घाघरा में साड़ी पहनती थी। घाघरा में साड़ी पहनती थी। तो चानू दड़ों से प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली है। ये नोट करने वाली बात है, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है आपके पेपर में। तो ये मूर्ति जो मतलब पगड़ी कहाँ मिली है, किस जगह पे सबसे पहली पगड़ी मिली, तो वो कहाँ है? चन्नू दड़ों में। ठीक है। अब अगली बात करते हैं, आभूषण और सौंदर्य प्रदर्शन कैसे किया जाता था। दोनों ही आभूषण पहनते थे, स्त्री भी और पुरुष भी। सौंदर्य प्रदर्शन के सामग्री प्रयोग करते थे। जैसे आभूषण के लिए, सौंदर्य प्रदर्शन के लिए मेकअप वगैरह भी करते हैं। तो अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियां, बाजूबंद, हार, धनी लोग हाथों में सोने जैसी कीमती धातु के आभूषण पहनते थे। तो सोने का प्रचलन तो हमारे देश में पहले से ही है। तो आज के टाइम में भी सोना जो है लोग बहुत पहनते हैं, लेकिन सोना महंगा ही इतना है, महंगाई बढ़ता जाता है, लोग सोना खरीदना कम करते जाते हैं। पुराने टाइम में इतनी वो सोना मतलब जो बहुत अमीर होते थे वो सोना अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों में यूज करते हुए पहनते थे। जबकि सामान्य लोग जो थे वो तांबे या कांसे या हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। हड्डी के, सोच सकते हो आप सब। चलिए, डरना नहीं है, हड्डी के पहनते थे वैसे। तो चलिए, सौंदर्य प्रदर्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन कैसे किया जाता था। तो ये मछली पकड़ना, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन का साधन था। आज के टाइम में तो आप टीवी देख लेते हैं मनोरंजन के नाम पे, लेकिन उन दिनों टीवी नहीं हुआ करता था, इतने विकसित नहीं थे। विकसित तो बहुत ज्यादा थे और चीजों में, सभ्यता में, उनके रहन सहन में, सब चीज में विकसित थे, लेकिन ये थोड़े टेक्नोलॉजी में पीछे थे। तो वो क्या करते थे? मछली पकड़ने का कार्य करते थे, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। जानवरों की दौड़, झुनझुने, सीटियां तथा शतरंज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से खेलते थे। पत्थर से खेलते हो ना आप सभी, वो उस प्रकार के भी खेल उस टाइम प्रचलित था। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियां, दो पहिए वाला तांबे का रथ मिला है। मतलब छोटे छोटे खिलौने जो होते हैं ना, ये इस प्रकार के खिलौने मिले हैं। नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है। नृत्यांगना बेसिकली जो डांस करती हैं, उनकी भी मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी भी नाच गान करते थे, उनका भी डांस का शौक हुआ करता था। ठीक है। अब उनका मृतक क्रम जो है, अंत्येष्टि क्रिया मृत्यु के बाद किया जाता है जो, वो कैसा था। कालीन नगरों मतलब बड़े बड़े नगर जो थे, मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीमंगा आदि में शमशान शमशान के अवशेष मिले हैं। सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पूर्ण समाधिकरण, शवाधान, और दूसरा है आंशिक समाधिकरण, उसको भी शवाधान शवाधान कहा जाता है। दाह कर्म, फिर वो है क्लेश समाधान। ये 3 प्रकार के उसमें इसको डिवाइड किया गया है अंत्येष्टि क्रिया। अब पूर्ण समाधान क्या है? सबको उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता है। उनके जो शव को है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ दफना दिया जाता है, बेसिकली जमीन के अंदर। हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है।
देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है और सबको ताबूत में रखा गया है। ताबूत जानते हैं ना आप सभी, उसमें रखा गया है। नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जरूर ताबूत की। अभी थोड़ा सा ये पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई। तो इस कब्र को, हड़प्पा में जो ये कब्र मिली है एक अलग प्रकार की, उसको विशेष प्रकार की कब्र को का नाम दिया गया। फिर अगला नोट लिखना है आपको, लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है तथा सब करवट के रूप में है। तो ये भी एक अलग प्रकार का है। लोथल से ही युग्म सब, युग्म सब मतलब एक ही उसमें कब्र में एक स्त्री की भी वो थी, सब थी, और साथ ही साथ पुरुष, मतलब स्त्री पुरुष दोनों एक ही साथ उसमें दफनाए गए थे। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा जानते हैं आप सभी, जिसमें अगर किसी एक की मृत्यु होती है तो साथ में उसकी पत्नी की भी पत्नी को भी दफनाया जाता है, स्त्री को भी दफनाया जाता है। उसको ही सती प्रथा बोला जाता है। आज के टाइम में वो खत्म कर दिया गया है और राजा राम मोहन राय उसको खत्म करने में सबसे आगे, सबसे ज्यादा सक्रिय रहे थे। अब है सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है, जिसे R37 की संज्ञा दी गई। चलिए ये सब आपने पढ़ लिया, अब मैं आपको ताबूत दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप सभी, ये देखिए एक साथ ही मिला है। उसको 11A और 11B का नाम दिया गया था बेसिकली। तो ये जो ताबूत था इसमें एक मतलब सती प्रथा को दिखाया गया, और ये R37 जो है ये अलग ताबूत था जिसको वहां पर विशेष रूप का ताबूत माना गया था। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की और भी ताबूतें मिली हैं और भी कब्र मिले हैं, देख सकते हैं आप। वहां पर ऐसे रिसर्च किया जाता है और वहां पर चीजें प्राप्त की जाती हैं। चलिए सबसे हड़प्पा वो जो कब्रिस्तान था R37, उसकी तस्वीरें दिखा दी आपको मैंने। अब लिखिए हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये बड़ा, सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो था उसको R37, और इसी प्रकार का उससे थोड़ा छोटा था जिसको H कब्रिस्तान का नाम दिया गया। तो देखिए जो वो होते हैं पुरातत्वविद, वो इसी प्रकार के डिनोशन से अपने आप को चेक करते हैं कि ये जगह पे H है, ये जगह पे R37, इस पे H1, A1, B1, इस प्रकार से वो जगहों को डिनोट करते हैं जिससे उनको कंफ्यूजन ना हो। फिर अब बात करते हैं आंशिक समाधान का। सबको पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफना देना, उसको बोला जाता है आंशिक समाधान। क्लेश समाधान या दाह कर्म, ये है दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूषा में रखकर दफना देना। मतलब देखिए जब उसको दाह कर्म किया जाता है, जलाया जाता है, दाह का मतलब बेसिकली जलाया जाता है, तो उससे जो अवशेष बचते हैं तो कहते हैं ना वो कलश में रख दिया गया है, कलश में रख के उसको फिर दफना दिया जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान किस प्रकार से विकसित था? जड़ी बूटी, फल, वृक्षों के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल, रस का सेवन करते थे। बेसिकली आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रचलन बहुत ज्यादा था। हिरणों के सींगों से चूर्ण बनाया जाता था। हिरण जो है उनके सींग को तोड़ के, मतलब वो शिकार तो करते ही थे, तो उनके मरने के बाद उनके सींगों से चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र के फेन, झाग से भी औषधि बनाई जाती थी। शिलाजीत भी पाई जाती थी जो बहुत ही ताकत देने वाली चीज है। अगर इंसान खाता है, उसका सेवन करता है, तो उसके में स्फूर्ति आता है, उसमें उसके शरीर में एकदम तरोताजा बना रहता है। फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग, माप तौल के पाठ। अब इन सब की अलग अलग हम बात करेंगे। फिर सबसे पहले कृषि की बात करते हैं, फिर पशुपालन, फिर व्यापार की बात करेंगे। चलिए तो पहला पॉइंट डाल के लिखिए आप सभी, कृषि। कृषि कैसे किया जाता था, कौन कौन सी खेती की जाती थी? तो जौ, गेहूं, मटर, खरबूज, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसल की बुआई की जाती थी। ये लिख लीजिए पॉइंट जैसे सबसे पहला। इनका उत्पादन फावड़े से तो नहीं मिला। फावड़े जो होते हैं ना, फावड़े जानते हैं आप सभी, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन हाल के अवशेष कालीबंगा से मिले। हल मतलब खेतों में जो जोता जाता है, हल का प्रयोग कहाँ मिला? कालीबंगा में मिला। फसल को पाषण के काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता था। पाषण मतलब जब फसल फल फूल जाता था, तैयार हो जाता था, तो उसको हाशिए से काटा जाता था। अनाज को धोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था।
बैल जो था इसका प्रयोग खेती में किया जाता था। पशुपालन में देखिए बकरी, भेड़, सुअर, भैंस, बैल पालते थे। ओके, बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी और पाले जाते थे, किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे। कुत्ते बिल्ली भी पालते थे, साथ ही तोता, मयूर, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरन आदि के चित्र उनकी मूर्तियों के चित्रों में अंकित हैं, परंतु अवशेष नहीं है, अवशेष नहीं मिले हैं। लेकिन चित्रों में उनको मिला, उनके चित्र जो मतलब चित्रकारी किया गया है, उनके द्वारा चित्र जो मिले हैं, तस्वीर जो मिले हैं, उनमें इनको इनकी मूर्ति मिली है, तोता, मयूर, मूंगे, लेकिन इनका अवशेष नहीं मिला है वहां पे। चलिए अब व्यापार की बात करते हैं। व्यापार जो था, हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। चहनदोड़ों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों से एक वाट का प्रयोग कारखाना मिला है। सोचिए, कारखाना, फैक्ट्री, उन दिनों भी फैक्ट्री में लोग कार्य करते थे और वहां पे भी वाट का प्रयोग मिला है। वाट मतलब वो जो तराजू पे रख के वजन करते हैं, देखा होगा पुराने टाइम पे तराजू। अब तो डिजिटलाइज वो आते हैं, लेकिन पुराने वाले जो देखा होगा उसमें वाट का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो ऐसे वाट होते थे। और समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लिए रहते थे, जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था। इनमें कुमार, बढ़ई, सुनार आदि प्रमुख थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध थे। मतलब दूसरे देशों से भी दूर दूर, मेसोपोटामिया भी एक विकसित, उस टाइम का, पुराने टाइम का विकसित शहर हुआ करता था, तो इन शहरों से भी इनके व्यापारिक संबंध पाए गए। अब सोच रहे होंगे ये कैसे पता चला कि इनके व्यापारिक संबंध थे। तो जिस प्रकार के यहाँ पर कॉइन मिलते थे, सिक्के, उसी प्रकार का सिक्का वहां भी मिला। इसका मतलब क्या था कि ये लोग वहां जाते थे और अपने सिक्के देके वहां से चीजें खरीदते थे, फिर वो लोग यहाँ आते थे, उन सिक्कों का ही प्रयोग करके चीजों का आदान प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से पता चला कि ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। उसके बाद अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से, जिनकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था। यही बात जो मैंने आपको समझाया। दूसरे दूर देशों में जहाज रानी का प्रयोग किया करते थे, जहाज रानी का प्रयोग किया, जहाजों से जाया करते थे दूसरे देश। फिर है कुटीर उद्योग। कुमारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, बर्तन के अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। ये छोटे छोटे उद्योग, कुटीर मतलब छोटे उद्योग। इस काल में हाथी दांत, सीपियों धातु के विभिन्न आभूषण भी बनाए जाते थे। फिर माप तोल बाट क्या था? तो तौल के लिए तराजू में बाट सम्मिलित थे। चिकने पत्थर से बाट का निर्माण किया जाता था। चर्ट नामक पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था। सबसे बड़े वाट का वजन 375 ग्राम था। तो उन दिनों देखिए सबसे बड़े वाट का वजन कितना था? 375 ग्राम। और सबसे छोटे का कितना था? 0.87 ग्राम। ये वाट जो मिले हैं उससे पता चला है। अब देखिए धार्मिक जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता में। वहां पे लोग जो थे वो पूजा पाठ भी करते थे, मातृ देवी की उपासना, शिव या परम पुरुष की आराधना, वृक्ष और पशु पूजा भी किया करते थे। लिंग पूजा मतलब वो शिवलिंग जो है, इस प्रकार की पूजा का भी उन्होंने वहां पे धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। अब इसमें पहले बात करते हैं मातृ देवी की पूजा या उपासना कैसे किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था। उत्खनन में ऐसा कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ जिसे देवालय की संज्ञा दी जा सके। इस काल में मिट्टी तथा धातु की अनेक नग्न नारी की मूर्तियां मिली हैं और मातृ देवी की के अनेक चित्र ताबीजों में, मिट्टी के बर्तनों में तथा मोहरों पर अंकित, मतलब इनके जो मातृ देवी है उनकी तस्वीरें मिली हैं, चित्र मिले हैं। इसमें यह पता चलता है कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अब इसमें नोट करके लिखिए, प्रोफेसर RS त्रिपाठी की मान्यता है कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मातृ शक्ति की थी। मातृ जो देवी है उनकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा थी। आगे लिखिए, जिसकी आराधना प्राचीन काल से ईरान से लेकर इंजियन सागर तक के सारे देश में होते थे। सोच सकते हैं आप सभी, आज के टाइम में देखिए अलग अलग धर्म है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो ये जो मातृ शक्ति देवी है, इनकी पूजा पूरे देश में, पूरे विश्व में, ईरान से लेकर इंजियन सागर तक किया जाता था। आगे देखिए, मातृ देवी
सृष्टि की उत्पत्ति व वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार किया गया है। ये पॉइंट लिखिए आप सभी। और इस समय मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन था। बलि लोगों मतलब मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती थी। पूजा आराधना, नृत्य, संगीत बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था। शिव या परम पुरुष की उपासना। उत्खनन में अनेक अर्नेत्रष्टमैके को एक ऐसी मुद्रा मिली, ये एक नाम है, उनको एक मुद्रा मिली जिस पर पुरुष के चित्र में सिर के दोनों ओर सींग है। सींग। इस योगी के 3 मुख हैं, 3 मुख शांत व गंभीर मुद्रा में है। इसके बाई ओर जंगली भैंसा और गैंडा, जबकि दाई ओर शेर और हाथी है। तो बाई दाई ओर अलग अलग तस्वीरें, मतलब जंगली भैंसा और गैंडा है, और दाई ओर जो है वो हाथी और शेर है। सामने हिरन है। इस ध्यान मग्न योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ने मतलब क्योंकि उस टाइम लिपि अलग हुआ करती थी, इसलिए उस चीज को अब तक पढ़ नहीं पाए हैं कि वो आखिर 5 शब्द का मतलब क्या है। परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की आराधना की जाती। अब वृक्ष और पशु की पूजा भी की जाती थी। अनेक मोहरों में पीपल तथा उनकी पत्तियों के चित्रों का अंकन है, जिसमें ऐसा लगता है कि वह लोग वृक्ष पूजा के अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे। वर्तमान में भी पीपल के पेड़ों की पूजा की जाती है। इनके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड और बैल चित्रित अंकित मिले। वर्तमान में शिव भगवान के साथ सांड, नंदी जो है, बेसिकली नंदी बोला जाता है, की पूजा पूरे भारतवर्ष में की जाती है बेसिकली। अब देखिए लिंग पूजा की बात करते हैं हम। लिंग पूजा जो है, उत्खनन में लिंग पूजा प्रस्तर, पत्थर जो है, पत्थर के लिंग मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनमें से कुछ लिंगों के शीर्ष गोल आकृति नोकदार, कुछ लिंग 1 या 2 इंच के, कुछ तो 4 फीट के भी मिले हैं। मतलब बड़े बड़े लिंगों की भी पूजा की जाती है। स्वास्तिक चिन्ह, एक क्रॉस, स्वास्तिक जानते हैं आप सभी, जो हिंदू धर्म में वो बनाया जाता है इस प्रकार से, एक स्वास्तिक चिन्ह मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये जो बेसिकली है, आप देख पा रहे हैं। तो इसका भी यूज किया जाता था। ठीक है, एक क्रॉस तथा पीपल हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह है, जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था, कैसे लोग रहते थे, किस प्रकार से लोकतंत्र था, राजतंत्र था, कैसा था, वो तो देखते हैं। यहाँ पर राजनीतिक जीवन व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिलती है। इतिहासकार हंटर जो है इतिहासकार, एक नाम है, कि मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक भी थी। वह राजतंत्रात्मक नहीं थी। ठीक है, इतिहासकार व्हीलर ही की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहित व धर्म गुरु के हाथों में थी। वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण व भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वहां पर नगर पालिका रही होगी। फिर हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास, देखिए मूर्ति कला, धातु कला, ये लास्ट मतलब होगा हमारा जहां तक चांस है। तो वस्त्र निर्माण कला, चित्रकला, पात्र निर्माण कला, तो ये सब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मूर्ति कला की बात करते हैं। मूर्ति कला में आप सभी को लिखना है। मूर्ति कला बेसिकली देखिए मूर्तियों का निर्माण से जुड़ा हुआ है। तो उत्खनन में प्राप्त पत्थर की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, इसमें अंगों की झलक दिखाई गई है। मतलब हाथ बनाए गए हैं, पैर बनाए गए हैं, मुंह, नाक, सब कुछ बनाए गए हैं। एक नर्तकी की मूर्ति बहुत ही सुंदर व आकर्षक है। इन मूर्तियों में गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर व आकर्षक है। आंखें तिरछी और पतली है, गर्दन छोटी व पतली है। ये बेसिकली वहां पर एक मूर्ति मिली है, एक नृत्य की, जो डांसर बोला जाता है आज के टाइम में जिसको, तो डांसर की एक तस्वीर मिली है, जिससे मतलब बहुत ही सुंदर तस्वीर है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अब धातु कला, सोना, चांदी, तांबा आदि के आभूषण मिले हैं। वस्त्र निर्माण कला, उत्खनन में चरखा मिला है। सोचिए चरखा, जो गांधी यूज किया करते थे, वो चरखा भी मिला है, जिससे पता चलता है कि सूत काटने का काम में वहां के लोग निपुण थे।
सूती ऊनी रेशम वस्त्र पहनते थे। अब चित्रकला की बात करते हैं। मोहरों पर सांड के चित्र बने हैं, भैंस के चित्र बने हैं, वृक्ष के चित्र। इसका मतलब वो चित्रकला में भी निपुण थे। पात्र निर्माण कला, अब मिट्टी के पात्र जो बनाए जाते थे उन पे भी चित्र बनाई जाती थी। सोचिए, तो पात्र के मिट्टी के पात्र बनाने में पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े, अनाज रखने के लिए छोटे अनेक प्रकार के भांड, भांड जो होता है वो बेसिकली जिसमें अनाज रखा जाता है, मिट्टी के खिलौने। इसका मतलब वो पात्र निर्माण कला में भी निपुण थे। अब नृत्य तथा संगीत कला, अब जैसे तस्वीर मिला है एक नृत्यांगना की, नर्तकी की, तो उस मूर्ति से पता चलता है कि वहां पर संगीत कला और नृत्य कला भी बहुत ज्यादा विकसित था। पात्रों पर तलवे तथा ढोलक के चित्र मिलते हैं। सोचिए, मूर्ति मिली है और पात्रों मतलब जो पात्र मिले हैं, बर्तन मिले हैं, उन पर ढोलक के भी तलवे वो बजाते हैं जो, उनकी चित्र भी मिले हैं। अब मुद्रा कला, सिक्के मिले हैं, बेसिकली मोहरें मिली हैं। तो उत्खनन में भिन्न प्रकार के पत्थर, धातु तथा हाथी दांत व मिट्टी की 600 मोहरें मिली हैं। सोचिए, उत्खनन किया गया, जब खोदा गया तो उसमें 600 मोहरें मिली हैं, जबकि और भी खुदाई मतलब थोड़े से एरिया को खोदा गया है, बहुत सारा एरिया बचा हुआ है, सब जगह खोदा जाए तो पता नहीं कितनी मोहरें मिलेंगी, कितनी मोहरें नष्ट हो गई होंगी। तो 600 मोहरें मिली, जिन पर एक और पशुओं के चित्र और दूसरी ओर लेख मिले हैं। मतलब उनकी जो लिपि है उस लिपि में उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, तो लेख भी मिले हैं। अब ताम्र निर्माण कला, उत्खनन में अनेक ताम्रपत्र मिले हैं। ताम्रपत्र जो अभी भी शादियों वगैरह में यूज किया जाता है, मिले हैं, जो वर्गाकार व आयताकार के हैं। इनमें पशुओं में मनुष्य के चित्र मिले हैं। सोचिए, चित्रकारी भी किया करते थे। पशुओं में बैल, भैंस, गैंडा, सांड, हाथी, शेर आदि। मनुष्य में योगी, बेसिकली योग देख सकते हैं आप, आज से कितने 5000 10,000 साल पहले विकसित हुआ, और हम बीच में सब कुछ भूल गए। अब योग को भी बढ़ावा दिया जाने लगा है। चलिए, लेखन कला, लिखने की क्रिया जो है, लिपि देख सकते हैं आप, लिपि के बारे में बात कर रहे हैं हम। उत्खनन, कोई भी लिखित लिपि शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला है उत्खनन में, मतलब ऐसा कोई ताम्रपत्र या शिलालेख नहीं मिला, लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है। लिपि के बारे में, यह लिपि चित्रात्मक थी। चित्रात्मक मतलब चित्रों से दर्शाया जाता था, तथा दाएं से बाएं व बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती थी। आप देखते हैं हिंदी जो आप दाएं से बाएं लिखते हैं, और उर्दू को बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो उन दिनों ये दोनों ही चित्रकार मतलब दोनों ही लिपि प्रचलित थी भारत में, हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं क्या थी? यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह थे। सोच सकते हैं 400 चिन्ह, आज के टाइम में भी इतने चिन्ह नहीं है। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह एक रहस्यमयी लिपि है। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक विद्वान समझ नहीं पाए। उसको मतलब उनके लिखे हुए जो चीजें थी उनको पढ़ नहीं पाए, उनकी लिपि को समझा नहीं जा सका, डिकोड बेसिकली नहीं किया जा सका। कोडिंग के लैंग्वेज में कहा जाए तो उसको डिकोड नहीं किया जा सका। अब हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला, मतलब शिल्प कला क्या जाता है? शिल्प कार्य का अर्थ है शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, ये दोनों थे। अब हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे? देखिए, मनके सेल खड़ी नामक पत्थर से, एक सेल खड़ी नामक पत्थर था, उससे बनाया जाता था। कर्निलियन नामक पत्थर से भी बनाया जाता था। जैस्फर नामक पत्थर से भी बनाया जाता था। मनके तांबे के भी बनाए जाते थे, सोने के भी, कांसे के भी, और मनके का प्रयोग मालाओं बेसिकली जो माला पहनते हैं उनमें भी किया जाता था, तथा ये बहुत सुंदर होते थे, बहुत ही आकर्षक हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य सभ्यता है क्या? मनके। तो आप सभी सोच रहे होंगे जैसे आज के टाइम में आप पेन, पेंसिल, कॉपी, कलम का यूज करते हैं, तो वो जो लेखन कला था वो ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था, शिला पत्थरों पर लिखा जाता था। तो उस प्रकार से लेखन का कार्य किया जाता था। फिर देखिए आप, ये सारे हम मतलब इसमें जो था मनके का भी बहुत ज्यादा प्रचलन था। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अब ये बेसिकली ये भी एक
निश्चित नहीं है कि किस कारण से इसका पतन हुआ था, लेकिन इसका माना जाता है पतन होने का कारण क्या क्या हो सकता है, गारंटी नहीं है कि इनमें से ही हो, इसके अलावा भी हो सकता है कुछ कारण हो जिसकी वजह से वहां का पतन हो गया हो। तो पहला कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, अकाल, महामारी, या फिर बाहरी आक्रमण, आर्य जाति के आक्रमण, आर्य जो बोला जाता है आर्यों का आक्रमण हुआ जिसकी वजह से इनका पतन माना जाता है, ये भी एक माना जाता है। अब वनों की कटाई, नदियों का सूखना या नदियों का मार्ग बदलना, मतलब दूसरे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी के किनारे सब बसे हुए थे, तो नदियों ने या तो मार्ग बदल लिया होगा जिस वजह से वहां पर नदी सूख गए होंगे और वहां पर लोग रह नहीं पा रहे होंगे, ये भी पतन का कारण हो सकता है। अब और भी हो सकता है बाढ़ का आना, दामोदर कोसी महानदी बाढ़ की प्रसिद्ध नदी है, इन सब में से भी कोई कारण हो सकता है। अब देखिए नोट लिख के डाल के लिखिए, पिंगट एवं व्हीलर आर्य जाति का आक्रमण माना जाता है कब? ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद में आर्यों द्वारा हरियूसिया को नष्ट करने का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हरियूसिया कहा जाता था। देख सकते हैं ऋग्वेद में हरियूसिया जो है इसको ही हड़प्पा को ही कहा जाता है, और उसमें ऋग्वेद में इसके नष्ट का कारण भी लिखा हुआ है, उल्लेख किया गया है कि हरियूसिया को नष्ट कर दिया गया था। किसमें लिखा है? ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। और ये किस वजह से नष्ट माना जाता है? आर्य जाति जो थे उनके आक्रमण की वजह से। अब एक सर जॉन मार्शल है जो और अर्नेस्ट मार्के, एस आर राव, इनके अनुसार नदियों में आने वाली बाढ़ का अनुमान लगाया जाता है, इस वजह से उनको माना जाता है कि इनका पतन हुआ। और फिर इसी प्रकार अलमानंद घोष, डीपी अग्रवाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन हुआ जिस वजह से वहां पर इस प्रकार के मतलब उनका पतन हुआ। तो देख सकते हैं कितनी विकसित संस्कृति थी। और मैं बस यही आज का चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे, सारे सिलेबस कंप्लीट करके फिर हम होगा तो इसके क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके 25% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, जिससे 25 नंबर, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 25 नंबर पक्के, 80 नंबर का है तो 20 नंबर पक्के। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे मेरा फोकस बहुत ज्यादा रहेगा, और मैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको बहुविकल्पीय जिसको बोला जाता है वो क्वेश्चंस जरूर करवाऊंगा अलग अलग प्रकार के, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। मेरा मकसद यही है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाऊं। तो आप सभी को अगर पसंद आया, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे आपके लिए कार्य कर सकें, अच्छे से अच्छे आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, जिससे आप बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में प्राप्त कर सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।